घटना चक्र, सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। फिजूल गैस इस्तेमाल करने से कोई भी फैमिली बर्बाद हो सकती है। नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। दिल्ली भारत का दिल है, भारत सरकार का शोकेस है दिल्ली, और हर संस्थान, हर सरकार, हर देश अपना शोकेस बहुत बढ़िया रखता है। ऐसा आलीशान कि जो आदमी आए वो देख के कहे वास्तव में ही ये मुल्क बहुत बेहतरीन होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उस शहर की आबो हवा, उस शहर के लोग, उस शहर का ट्रैफिक, उस शहर के भवन बहुत खूबसूरत हों। बात हम कर रहे हैं दिल्ली की। भारत सरकार ने मन बनाया है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए। उसके लिए बिल इस मॉनसून सत्र में लाने की योजना है, दिल्ली स्टेटहुड बिल 2003। इस बिल के आने से क्या मतलब है? क्या इस बिल के आने से जो दिल्ली की सूरत हाल है उसमें आमूलचूल समूल परिवर्तन होगा? इस चुनाव के साल में इस बिल के कई मायने लगाए जा रहे हैं। क्या वास्तव में भारत सरकार इस दिल्ली शहर के प्रति चिंतित है? इन सब सवालों के ताने बाने में हम ये समझने की कोशिश करेंगे वास्तव में भारत सरकार के मन में क्या है, और जो प्रशासनिक दृष्टि से अगर ये राज्य हो जाएगा तो उसके बाद इस दिल्ली शहर के सूरत हाल में क्या बदलाव आएगा। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं, मैं आपका परिचय करा दूं, प्रोफेसर आशीष कुमार मैत्रा जी हैं, जो कि निदेशक हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के। आशीष जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और हमारे बीच में है HR सूरी साहब हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स ऑफ इंडिया के। सूरी साहब, आपका भी स्वागत है। और हमारे बीच में उमेश सहगल जी हैं, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, दिल्ली में मुख्य सचिव रहे हैं, पूर्व तो अभी हुए हैं। उमेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बातचीत की इब्तदा शुरुआत उमेश जी आप ही से करेंगे। आप मुझे बताएं कि जब स्टेटहुड की बात की जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी राज्य को स्टेटहुड देने की बात करता है तो उससे क्या अर्थ निकाला जाता है? व्हाट इट सिग्निफाइज? दिल्ली इंडिया की अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो बेसिकली इसमें बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स हैं, बट ज़्यादातर फेडरलिज्म है। बहुत सारे मामलों में स्टेट्स अपनी कुछ मामले सेंटर के पास हैं, फॉरेन अफेयर्स हुआ, कम्युनिकेशंस वगैरह। बट दिल्ली के सिलसिले में जितने भी मामले हैं, जैसे टाउन कंट्री प्लानिंग है, अर्बन डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, या जो ऐसे मामले हैं वो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर वो स्टेट नहीं होती तो ये फंक्शंस भी सेंटर के पास चली जाती हैं। तो जब शुरू में 1947 में जब शुरू में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया इंडिया का 1911 में, तो ये एक तहसील थी पंजाब की। तो इसको इन्होंने एक चीफ कमिश्नर प्रॉविंस सा बना दिया। मतलब ये था कि बिल्कुल एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर थे। इस पर चीफ कमिश्नर सीधा वॉइसरॉय के अंडर काम करते थे और अपना रिपोर्ट करते थे। दिल्ली की आबादी 4 लाख ही थी, तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। बढ़ती पार्टीशन के बाद एकदम बढ़नी शुरू हो गई, तो 60 तक जाके 20 लाख से भी ऊपर हो गई। तो 1958 में यहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया ताकि कुछ हद तक लोगों का से हो अपनी गवर्नेंस में। किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास सिर्फ म्युनिसिपल फंक्शंस हैं, यानी सड़कों को मेंटेन करना या बिजली देना, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, छोटी चीज़। वो भी प्राइमरी एजुकेशन भी तब है अगर सरकार उसको दे दे, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कर सकती है। तो डिमांड आई कि नहीं, पब्लिक को भी अपना से होना चाहिए। आफ्टर डेमोक्रेसी आई है, तो आप दिल्ली के लोगों को कैसे डिनाई करेंगे? तो एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी। वो एक डिबेटिंग सोसाइटी थी, वही मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से डुअल ले आए, एक उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया, एक चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बनाया। उससे भी कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर्स नील थी आपके पास। एग्जीक्यूटिव काउंसिल इतनी वंडरफुल बॉडी थी कि उसके चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर उस पर प्रिजाइड भी नहीं करते थे, उसकी अध्यक्षता भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में थी, उपराज्यपाल के हाथ में थी। तो उससे भी लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर डिमांड्स आती रही। 1993 में जो आज की दिल्ली की स्ट्रक्चर है ये बनाई गई। इसमें इसको रखा तो यूनियन टेरिटरी गया, बट बहुत सारे स्टेट के फीचर इसको दे दिए गए। लॉ एंड ऑर्डर एंड
बाकी सारे मोर और लेस असेंबली किए गए। वो बहुत अहम चीज़ें थी जो उन्होंने बाहर रखी हैं। एक तो जो रूल्स ऑफ बिजनेस बनते हैं, जिससे ये डिसाइड होता है कि कौन सा मामला किस और क्या गवर्नर के पास जाएगा, क्या सेंटर के पास जाएगा और क्या स्टेट के पास, वो सेंटर ने अपने पास रख लिया। और जब रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए तो उन्होंने ज़्यादातर मामले रखे कि अगर उपराज्यपाल किसी चीज़ से एग्री नहीं करते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन रोक देंगे। दूसरा बिल अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है असेंबली में जाके, पहले उपराज्यपाल की मंजूरी ले, और उपराज्यपाल के ऊपर ये उन्होंने रख दिया कि अगर ऐसा बिल पहले बना हुआ है कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पे, जैसे डीडी एक्ट बना हुआ है, तो उस सब्जेक्ट में आप प्रेसिडेंट की अप्रूवल दीजिए, यानी वहाँ फिर ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज हुई। तो मतलब देखा जाए तो सच्चे माने में अभी तक जो डेमोक्रेसी, जो रिक्वायरमेंट्स थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल की कि फेडरलिज्म हो और इतनी बड़ी स्टेट जिसकी आज 1.5 करोड़ के आसपास आबादी पहुँच रही है, काफ़ी स्टेटों से भी ज़्यादा है, इसमें कुछ फायदा आए। तो अब ये जो नया मतलब ये अभी देखने वाली चीज़ है, अभी पूरा इसका हमारे सामने नहीं आया, खाका नहीं आया कि इसमें किस हद तक जो पुराने एक्सपेरिमेंट्स हैं वो नहीं दोहराए जाएंगे और कुछ ऐसा किया जाएगा जो कि ठोस कदम हो, कि लोगों को एक तो अपने मामले में से हो, ताकि गवर्नमेंट की पूरी अकाउंटेबिलिटी हो। ये बाद में ना इलेक्शन टाइम पे कह सके साहब मेरे पास तो शक्तियाँ ही नहीं थी, नहीं तो मैं कर देती या कर देता। अगर मेरे पास शक्तियाँ होती तो ये कहने का बहानेबाजी इलेक्टेड गवर्नमेंट को अलाउड नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। कम से कम टाउन प्लानिंग एरिया में या डेवलपमेंट के एरियाज़ हैं, स्कूल चलाने हैं, कॉलेज चलाने हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। दिल्ली में जिस तरह सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली के कंट्रोल से बाहर हैं, तो वो सारे कॉलेज भी उनको रिपोर्ट करते हैं। तो स्थिति ये हो गई है कि आज की डेट में प्राइमरी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स भी अगर बननी हो और उसमें अगर हम कुछ दिल्ली की मान लीजिए हिस्ट्री का डालना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर ने बहुतन जोगी मठ उजाड़ हो गया है, हालत ये हालत ये है। मैत्रा जी, आप प्लानर की हैसियत से कि सरकार स्टेटहुड अगर आ जाएगा तो आपको क्या असर होगा और शहर की योजना बनाने में आपको क्या सुविधा होगी या क्या असुविधा होगी? देखिए, अभी दिल्ली का जो टाउन प्लान बनता है वो बनाता है डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको बनाते हैं और उसका ऊपर बनाने के बाद ऑब्जेक्शन इनवाइट करते हैं और ऑब्जेक्शन हियरिंग के बाद वो प्लान पार्लियामेंट में दिया जाता है। तो संसद में अप्रूव हो गया तो प्लान स्टैट्यूटरी हो जाता है। ये प्रोसेस स्टेटहुड हो जाएगा तो स्टेट असेंबली में जाएगा, फ़र्क इतना ही होगा। लेकिन जो लोगों को समझ में नहीं आता है, जो हमारा जो प्लान बनते हैं, ये प्लान प्लानर नहीं बनाते हैं। ये प्लान तभी प्लान होता है जब हम लोग मानते हैं हाँ ये प्लान हमारा है, तब तक ये प्लान का कोई स्टैट्यूटरी सिग्निफिकेंस होता नहीं है। हम लोग सोचते हैं डीडीए में बैठे हुए हैं, ये प्लान बना रहा है, वो प्लान बना रहा है ज़रूर, लेकिन वो प्लान का तब तक कानूनी प्रयोग नहीं कर सकते जब तक वो अप्रूव नहीं हो, और अप्रूव जनता की सदस्य नहीं करेंगे। तो ये जो है इसमें थोड़ा फर्क होगा कि अभी जो संसद होगा वो स्टेट का हो जाएगा, सेंटर का संसद नहीं होगा। लेकिन दिल्ली में जो अभी प्रॉब्लम है वो है कि दिल्ली में अभी 140 करोड़ 40 लाख का आबादी है। और उन्होंने जैसा हिसाब किया है 2021 तक ये 230 लाख हो जाएगा। आप इसका साथ दिल्ली का आसपास का जो शहर है, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, ये सब जोड़ लीजिएगा तो देखेंगे दिल्ली का जो लोक संख्या होगा वो कुछ 300 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, और जगह होगा वो करीब इधर से उधर 50 किलोमीटर सारे तरफ हो जाएगा। 50 तो अभी भी है और ज़्यादा हो जाएगा जी। तो ये ऐसा शहर को मैनेज करना तो दिल्ली का काबिल नहीं है, क्योंकि आसपास का जो शहर है वो भी करना पड़ेगा। उमेश जी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी थे, उनका मालूम होगा। एनसीआर ने बहुत बढ़िया नक्शा तैयार किया था कि दिल्ली का कितने में रोका जाए, बाकी जो एडिशनल पॉपुलेशन हो वो कहाँ जाएगा। ये अभी तक बहुत अच्छी लगी कि एक कितना होगा कि आप जो प्लान कराएंगे उस पर अब पब्लिक और चीफ मिनिस्टर की मोहर लगनी शुरू हो जाएगी। इतना अंतर स्टेटहुड
के होने से? सूर्य साहब आप बताएं। देखिए, दिल्ली को स्टेटहुड देने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक के सेंट्रल की इंटरफेरेंस हर बॉडी में ख़त्म नहीं होती। अभी भी कॉरपोरेशन इंडिपेंडेंट है, एमसीडी, उसके अंदर सेंट्रल इंटरफेरेंस है टोटल, सेक्शन 338, 349 कई उसमें है। आप न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल लीजिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ इलीगल टुडे। 243 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इट हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट। ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्रीज में दे आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल है। मीट्रो जो है वो सेंट्रल कंट्रोल की रिप्रेजेंटेशन से मदनलाल खुराना जी कंट्रोल कर रहे हैं। जल बोर्ड अलग है, बिजली वाले अलग हैं, और हर चीज़ इस तरह है कि इवन जो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसमें भी क्लासेस हैं कि जो सेंट्रल इंटरफेरेंस मेंटेन रहेगी। उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, जब तक के सेंट्रल इंटरफेरेंस ख़त्म नहीं होती। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट ऑफ 19 और 243 के मुताबिक जब तक रीऑर्गेनाइज नहीं करते, दिल्ली को टोटल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ताकि जितनी भी जनता है उसके हाथ में पावर आए तब आएगी। अभी इनके 134 आदमी जो कॉरपोरेशन के हैं वो इलेक्टेड सदस्य हैं, लेकिन उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो जब तक इसको इन टोटलिटी ठीक तरह सेट नहीं करते तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं, दिल्ली की उस सवाल population- का जवाब भी हम के उमेश, लेकिन लेंगे जरा एक बार ये बता दें हम अपने दर्शकों को कि वास्तव में बिल में क्या है। उसके बाद ये सुविधा समझने में रहेगी कि वास्तव में आखिर में सरकार क्यों चाहती है दिल्ली में हस्तक्षेप, और सरकार की मंशा क्या है। क्या राजनीतिक हस्तक्षेप है, या सामाजिक पावर चाहती है, या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहती है, और दिल्ली में सब पावर रख करके केंद्र सरकार को लाभ भी क्या हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग लौट करके आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली स्टेटहुड का जो बिल है उसके अंदर क्या है, देखते हैं। With assembly elections not far away, the Union Cabinet clears a bill granting statehood to Delhi, but the crucial subjects of police and law and order would remain with the centre. New Delhi Municipal Council NDMC area will come under the state government. The centre's direction will be supreme in the event of any dispute. हम लोग चलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, अरे तैयार नहीं है, छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि दिल्ली स्टेटहुड बिल 2003 में क्या है और केंद्र सरकार क्यों हस्तक्षेप चाहती है। छोटे से ब्रेक के बाद। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the House of PP Jewelers. मैं हूँ पेट्रो अंकल मैं डी ऊर्जा और मैं जिंगल। करते हम बूंद बूंद की बात, चलते लेकर सबको साथ, दुनिया है हमारी दीवानी। रेडियो पर सुनो हमारी कहानी। कैसी कहानी? सुनो अबूर, ऊर्जा के जो भी है सहारे, हम तो है प्राणों से प्यारे, यही तो है बूंद बूंद की बात। 37 रेडियो स्टेशनों पर 5 भाषाओं में प्रसारित पीसीआरए का संरक्षण अभियान, सुनते सुनते जीत बूंद की बात। हुई थी तब मैं अपने ऑयली बालों के लिए ऑयली बालों वाला शैम्पू यूज करती थी, और शादी के बाद इनके ड्राई बालों के लिए एक अलग। चीना के बाल लंबे हो, एक और शैम्पू। तंग आ गई थी हर बार के अलग अलग। फिर मैंने पाया सिमको एक्स्ट्रा के हर्बल शैम्पू। इसमें है आंवला, रीठा और शिकाकाई का उचित मिश्रण, जो देता है आपके बालों को संपूर्ण सुरक्षा और भरपूर पोषण। Simco Extra Care Herbal Shampoo. Extra results. Rex Remedies Private Limited, Delhi. A trusted name in the world of Unani and Ayurvedic medicine. Quality with commitment. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं
दिल्ली स्टेटहुड बिल 2003, दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाना है, भारत सरकार के मन में क्या है, और दिल्ली को पूरी तरह से स्वतंत्र और खास तौर से अधिकार देने के मामले में क्यों हिचकिचाया जा रहा है। हम लोग देखते हैं दिल्ली स्टेटहुड बिल 2003 में क्या है। ग्राफिक की मदद से, विद स्टेट असेंबली इलेक्शंस नॉट फार, cabinet declares a bill granting statehood to Delhi, but the crucial subjects of police and law and order would remain with the center. New Delhi Municipal Council and DMC area will come under the state government. The center's directives would be supreme of any dispute with the state. There will be bifurcation of central services, including IAS, IPS, and Indian Forest Services, which would remain within the jurisdiction of the center. The Cantonment Board will also function under the center's jurisdiction. DDA, which at present come under the preview of the center, would fall under the jurisdiction of Delhi government once this bill is passed. A bill for statehood for Delhi will be introduced in the current monsoon session of Parliament, under which the center could issue directives to the state in case of differences of opinion, which will be binding. The concept of full statehood would be totally negated if police and public order remain under the center, and so is the case with the provisions under which the center's direction in case of differences with the Delhi government were binding on the state government. Delhi Chief Minister Sheila Dikshit. We were neither informed nor consulted about the bill. Sheila Dikshit. It is no longer time to console ourselves by saying at least half the cup is full. How can there be a state without law and order within its purview? Once the proposed bill is passed, Delhi would be without the nuts and bolts of administration, a Congress leader of Delhi said. It is a historic decision, and if Congress fails to support the bill in Parliament, tantamount to be betrayal with the people of Delhi on part of Congress. Delhi BJP President Madan Lal Khurana. It is a great day for Delhi. The cabinet has cleared the bill for the statehood. Union Labour Minister Sahib Singh Verma. The Delhi development is a milestone in establishment of democratic setup in Delhi and fulfills aspirations of the people of Delhi to have an accountable and responsible government, which will pave the way for all-around development of the capital. Madan Lal Khurana. Expressing happiness over the Union Cabinet clearing a bill granting statehood to Delhi, Deputy Prime Minister L.K. Advani asserted this step would take prosperity and happiness. Door has opened for prosperity and opened now the capital. Now the people of the city have to make Delhi an ideal capital. Advani. Delhi should get a statehood, and it is a part of our manifesto. The Home Ministry had prepared the draft of the bill. Advani. BJP is happy that Union Cabinet has cleared the statehood bill for Delhi. It would fulfill a long-cherished desire of the people of Delhi. Venkaiah Naidu. Law and order should be with Delhi. As it is, the central government has overriding powers to intervene. The center should not have treated Delhi differently and would like to give the benefit of doubt to the center. We have been demanding for statehood for a long time and won't close our doors on them. Maybe the center will come out with clarification, contradictions and answers to our questions. AICC General Secretary Ambika Soni. Delhi Chief Minister Sheila Dikshit has pointed several contradictions in the proposed bill. If the union government had been sincere, it would have objectively examined the proposals given by Mrs. Dikshit. Ambika Soni. सैगल साहब, हम लोग को ये बताएं, आम आदमी के मन में वही सवाल है जो सूरी जी ने खड़ा किया। सूरी जी ने तो बात से कहा, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। सेंटर के मन में क्यों हिचकिचाहट है दिल्ली सरकार को पूरी तरह से पूरे अधिकार देने में? ये टुकड़ों में सत्ता हस्तांतरण जो है क्यों किया जा रहा है? दिल्ली समस्याएं हैं, क्योंकि नेशनल कैपिटल एम्बेसीज मतलब विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। जितनी एम्बेसीज हैं, उनकी जितने राइट्स हैं, पावर्स हैं, उन पर ड्यूटी नहीं लगनी, उनको बिजली मिलते रहना, उनको पानी मिलते रहना, उनको जो फैसिलिटीज़, एक प्रोटोकॉल का मामला है। ये एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। दूसरी ये है कि ये उनके सारे मिनिस्टर हैं, उनका सबको यहाँ है। इस चीज़ को नज़रअंदाज को देख लीजिए, डीसी है, वाशिंगटन है, वो एक डिस्ट्रिक्ट है, या टोक्यो है, उसकी भी अलग टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि जब हमारी संविधान बनाया गया सन 47 में, तो दिल्ली की आबादी बहुत कम थी, तो लगता था कि यहाँ समस्याएं आएंगी ही नहीं जो कि बाकी स्टेट्स में है, या गरीबी की प्रॉब्लम है, या स्लम्स की प्रॉब्लम। दिल्ली में 60s में आए, 70s में ही आए।
तो वो चीज़ें नहीं आएंगी, इसलिए उन्होंने अदरवाइज संविधान में एक स्टेट, एक सेंटर, एक यूनियन टेरिटरी, एक नेशनल कैपिटल, 4 प्रावधान होने चाहिए थे। और सारा जो डिवीजन ऑफ पावर थी, जिस तरह यूनियन नेशनल कैपिटल को रूल किया जाता है, संविधान में ही ले डाउन कर देना चाहिए था। खैर चलिए वो नहीं किया। अभी भी कर सकते हैं, अब कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ये है कि डिवाइड नहीं हो सकती वो। जैसा पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में है, तो आप कहिए कि ठीक है उस एरिया को आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दीजिए। हाउस की सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये नहीं आप कह सकते कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर फेल कर गए तो मैं सुपरसीड कर रहा हूँ या मैं प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर रहा हूँ। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया छोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर मान लीजिए उसको स्प्लिट कर दें और पार्लियामेंट को आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रख दें और बाकी दिल्ली को पूरी स्टेटहुड दे दें, तो आप देखिए जितनी डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं आज रोक दी जाती हैं लाल किले में या उस जगह पे, तो स्टेट गवर्नमेंट मान तो वो समझ वो कहेंगे जी आपकी प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है। पॉइंट इज कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर ये स्प्लिट नहीं हो सकते, एक नेचुरल चीज भी होती है इसकी। आफ्टर ऑल लाल किला है इधर, कुतुब है कि तो सीधी सीधी बात कहनी चाहिए ना भाई, आप जो है आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट रहिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करिए, लोकल प्रॉब्लम्स की, ये जो सारे धंधे हैं ये हम करेंगे, और आप एक हमारी पपेट गवर्नमेंट रहेगी, केंद्र की जो भी दिल्ली की गवर्नमेंट रहेगी, साफ साफ कहिए ना। फिर आप उसको ये क्यों कहते हैं कि इट्स इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करेगी? आप रहने दीजिए, जैसे एक बड़ी म्यूनिसिपल आप ये कहिए कि साहब पॉपुलेशन जैसे कि मैत्रा साहब ने 2.5 करोड़ जाएगी, लगभग 3 करोड़ के लगभग हो जाएगी जो बताया, और आप तो खुद मेंबर सेक्रेटरी रहे भाई, या तो एनसीआर रीजन की बनाए आने वाले 20 साल की, फिर दिल्ली की सरकार के लिए दिल्ली असेंबली की बात क्यों करते हैं? उन स्टेट से बात करें, क्योंकि आने वाले जो इंटर स्टेट और इंटर स्टेट प्रॉब्लम होने वाली है वो तो बहुत भयानक होने वाली है। उसके बावजूद अगर ये पावर नहीं रहेंगी तो ये दिल्ली की सरकारें क्या करेंगी? ऐसा है, द आर्ट ऑफ द बेस्ट इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। आपके एक बेस्ट है, एक सिचुएशन बेस्ट यह है कि ठीक है एनसीआर को स्टेट बना दो, एक बेस्ट सिचुएशन होगी, मैं मानता हूँ। 1985 में जब एनसीआर एक्ट आया तो कांग्रेस की सरकारें थी, राजीव गांधी के पास मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में 400 से भी ज़्यादा एमपीज थे, राज्यसभा में भी थी, 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी थी कांग्रेस गवर्नमेंट की, फिर भी वो नहीं ले पाए। एनसीआर को सिर्फ एक प्लानिंग बॉडी बनाया उन्होंने, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं बना पाए। तो वो एक चीज़ पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, कोएलिशन ज़माने में तो इम्पॉसिबल है वो, तो उसका तो आप बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। अब पॉसिबल क्या है? अब मैं उसमें ये आपको बता रहा हूँ कि ये तो पॉसिबल है कि दिल्ली में गवर्नर दे दो, इसमें तो कोई इम्प्लीकेशन नहीं आ रही। उसकी पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर गवर्नर होगा दिल्ली में, जब असेंबली बिल पास करेगी तो उसको साइन करना पड़ेगा। एक दफ़ा वापस कर सकते हैं, फिर सेकंड टाइम साइन करना पड़ेगा। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो बिल पे साइन नहीं कर सकते, देके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देता, वहाँ से फिर डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी उसको एग्जामिन करने बैठ जाते हैं। आफ्टर ऑल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेरियस मिनिस्टर पूछना पड़ता है, 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने लग जाते हैं। स्टैंप ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट को घटानी या नहीं घटा पा रहे, तो जो चीज़ पॉसिबल है वो तो करें। अब आपने गवर्नर बना दिया, अब ये भी आपका गलत ख्याल है कि लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, वो गवर्नर के पास रहेगी। जब जैसा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश भी ऐसी स्टेट है, उसमें भी गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लॉ एंड ऑर्डर की। तो अगर गवर्नर के पास रहे तो कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं है। एक मैं तो कहता हूँ कि इस आइन में होना चाहिए है कि वो चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करेंगे, ठीक है, ओवर रूल कर देंगे, नहीं मानेंगे, उनको इस प्रोसेस में रखिए। जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनका ACR, जिसमें आज चीफ सेक्रेटरी लिखते हैं, तो अगर चीफ मिनिस्टर भी लिखते हैं तो उसमें क्या हर्ज जाता है? तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, लीगल ना भी दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पुलिस का दिया जा सकता है। और इस 93 एक्ट में भी अगर आप सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें तो उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि दोनों लैंड और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में चीफ मिनिस्टर शुड बी कंसल्टेड। अब वो नहीं किया गया या किया गया, वो एक पॉइंट है इन चीफ मिनिस्टर्स के बताने का कि भाई ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, बट होना चाहिए था। आज की डेट में अब हमको इसको चीज़ों को इंडिविजुअल विम्स पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आइन आ रही है उसमें ये लिखा होना चाहिए, though the opinion of the chief minister will not be binding on the governor in police and law and order matters, he shall be consulted. नहीं, but it is a very clear-cut message that the police and the law and order situation will be with the center. Legislative powers ना, legislative powers will be with parliament. मैं मानता हूँ, चलिए पुलिस एक्ट को अमेंड नहीं कर सकेगी असेंबली, वो कोई जरूरत भी नहीं है। मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ, इसमें ये तो नहीं लिखा कि चीफ सेक्रेटरी, आज की डेट में भी चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर ऑफ पुलिस का CR लिख रहे हैं, तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर नहीं लिख सकते? जी लिख लें, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ जाएगा, बेटर हो जाएगी। बाकी सारी एजेंसीज तो कम से कम आ गई ना। अब आज की डेट में तो कमिश्नर MCD भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है,
क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कमिश्नर के पास है, जैसे सूरी साहब ने मेंशन किया, सारे जो ऑर्डर मैन हैं, जितने काउंसलर हैं, उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं है, मेयर के पास भी कोई नहीं है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी है, तो जाहिर है कि उसमें भी चीफ मिनिस्टर का कोई कंट्रोल नहीं। ये तो है ही हालत। सूरी साहब, ये जो सारी समस्याएं बताई हैं, ये समस्याएं तो पहले भी थी, आज भी हैं, और स्टेटहुड आने के बाद भी रहेंगी। पर जो लक्ष्य है, भाई राज्य क्यों बना रहे हैं आप? राज्य इसलिए बना रहे हैं कि दिल्ली का विकास ढंग से हो। मेरा फिर वही सवाल है कि इस बिल के आने के बाद से क्या वास्तव में जो मल्टीप्लिसिटी, यानी कि बहुगुणात्मक जो अधिकारीपन है या निकायपन है या जो अथॉरिटीज हैं, अधिकारीगण हैं, उसमें कमी होगी? देखिए, इसकी कमी इनको करनी पड़ेगी। दिल्ली नहीं, को अगर आपको गवर्नर गी नहीं का सवाल नहीं है, क्योंकि मैं वर्तमान बिल में बात कर रहा हूं, कमी होगी या नहीं? देखिए, दिल्ली को अगर ठीक तरह कंट्रोल करना है, इसके टोटल यूनिफाइड लोकल गवर्नमेंट होनी पड़ेगी, और उसके अंदर सेंटर की जो इंटरफेरेंस है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। जो आपने इतने एक्ट बनाते हो और एक एक्ट दूसरे को काटता जा रहा है। आज आपका जो नए एक्ट, जो एनसीआर की बात कर रहे हैं, एनसीआर ऑलरेडी स्टैंड्स निगेटेड, इट इज़ इलीगल टुडे, इट इज़ कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ कटिंग इनटू द रूट्स ऑफ द बेसिक रिकमेंडेशंस ऑफ द 243 एक्ट। तो व्हाट आई थिंक इज चाहिए यहाँ पे कि दिल्ली को आप एक सेंट्रल बॉडी बनाइए which controls all these functions in the city, of municipal functions, at city level functions, and then local bodies to be there independent, and public should be involved totality according to the Constitution of India in as envisaged in 73rd and 74th acts of amendment to the Constitution in the line with article 243. Unless दिल्ली के लोगों को खुद को कंट्रोल करने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो जो हमारे एक्ट और रिपोर्टें बनाते रहते हैं बैठ के, उस में डालने वाली बात है। यहाँ पे एक को काट रहा है बैठ के। अब देखिए, जो 73rd अमेंडमेंट्स हैं, 74th and 73rd, they are cutting into the council act is contrary to that. DDA की function is contrary to that. Interference in MCD Delhi is contrary to that. It's a good thing that they are coming back to Delhi independence, but it is better that, but only problem, the boundary limits of MCD, limits of DDA, limits of NCD are all same. This is the biggest problem here. But still I think they need to unify in politic local self-government structure so that all problems together in a way. This coordination is most essential. DTC is working separate, meters working separate, railways अपना बैंड बजा रहे हैं, and this is what the problem is. And I think दिल्ली की जो प्रॉब्लम एनसीआर से सोच रहे थे, NCR is urban biased, and it should be the boundaries of the country. We need to have a planned development in the entire country. This country doesn't have even 2% of planned development. It is because of this unemployment is seething and people are rushing to big cities. मुद्दा बदल रहा है। मैं मेत्रा साहब के पास चलता हूँ। मेत्रा साहब, मुझे आप बताएं, आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, या आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि जब होती है तो उसमें जो प्लानर का काम है वो मुश्किल हो जाता है, और स्टेटहुड आने के बाद जो आपका रोल है एक शहर को प्लान करने का, आपको लगता है आसान होगा? देखिए, ये युग आ गया डिसेंट्रलाइजेशन का जी। अभी तो सेंट्रलाइजेशन छोड़ के डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। आप डीडीए का स्ट्रक्चर अभी देखेंगे, डीडीए खुद प्लान बनाता है, डीडीए खुद प्लान इंप्लीमेंट करता है, और डीडीए खुद एनफोर्समेंट करता है। नहीं, but it is not in the music of the totally desired result what the Delhi government wants. They are playing their own music. नहीं सुनिए, माफ करें, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जितना कूड़ा इस शहर का किया है, इतना तो किसी ने भी नहीं किया। नहीं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को तीनों जो फंक्शन है, सरकार ने ये तीनों फंक्शन को अलग किया है। Total government structure, there are 3 functions are different. In DDA, all the functions have been integrated into one authority. Result is, अब जो कह रहे हैं वो होता है, क्योंकि जो प्लान करेगा वही प्लान इंप्लीमेंट करेगा और वही एनफोर्स करेगा, तो इतना फंक्शन कोई कर नहीं सकते, इसीलिए फंक्शन का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। जो डिफरेंट अथॉरिटीज है, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, ही इज एन एक्सपर्ट इन ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडिंग। जो
आपको गार्बेज डिस्पोजल करता है, ही इज़ ए सर्विस प्रोवाइडर। जो पानी देता है वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर है, जो सुएज रिमूव करता है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। यू कंबाइन ऑल दिस इनटू वन हेड, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो प्रोवाइडर को कोई चेक नहीं कर पाते। इफ़ यू लुक एट मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग है। दे प्रोवाइड द सर्विसेज सेपरेटली, देयर आर सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इट एंड दे आर अकाउंटेबल फॉर डिलीवरिंग द सर्विस। तो इसमें सरकार का सहायता होता है, क्योंकि सरकार किसी को अकाउंटेबल कर सकते, आपको ये काम दिया गया, आपका किया नहीं है। तो ऑल सर्विसेज एक अम्ब्रेला में आना तो ठीक ही नहीं है। जैसे मुंबई में देखिए, मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसे सर्विस प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी, कोई स्टेट का नहीं, बट देयर इज ए चेक इन बॉम्बे। बॉम्बे में अगर आप देखें तो बॉम्बे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि मंत्रालय की पुलिस अलग होगी और शेष शहर की पुलिस अलग होगी। बॉम्बे में ये नहीं कहती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट कि समुद्र हम देखेंगे और म्युनिसिपैलिटी बॉम्बे वो देखेगी। दैट इज इन यूनिफिकेशन। म्युनिसिपल कमिश्नर वहां अगर है तो कमिश्नर का अधिकार है, वहां जो बॉम्बे का मेयर है उसका एक अपना अधिकार है, मुख्यमंत्री इज द बॉस, बट पूरे शहर का कैरेक्टर अलग है। यहाँ तो इस शहर का कैरेक्टर नहीं समझ में आ रहा। यहाँ तो नोबडी नोज द कॉमन मैन कि किसको शिकायत करें। अगर पुलिस कमिश्नर हमारी बात नहीं सुनता है तो नोबडी नोज वेयर टू गो, वेदर वी शुड गो टू द चीफ मिनिस्टर और नॉट। चीफ मिनिस्टर इज हेल्पलेस, ही कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट द कमिश्नर। एंड दो व्हेन द वोट इलेक्शन होना है तो कुर्सी तो मुख्यमंत्री की जानी है। व्हेन यू आर मेकिंग ए चीफ मिनिस्टर अकाउंट टुवर्ड्स द मासेस, then you should give the authority to the chief minister at least, that he should be totally responsible, isn't it? When you are talking about power, about the process of development, yeah, process of development जो है उसमें you have certain stages, it takes time, right? जी। और उसको जो विकास का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप एक यूनिफाइड अथॉरिटी से करने का, चीफ मिनिस्टर भी there, the structure of the government would be there, because municipality is actually the third tier. It's a government. Yeah. So municipality's function is totally different from state government's function. ठीक है ना? Municipality का function है to provide services. जी, that's right. So वो जो service provide करते हैं, if they take help of prepare the plan, they take services of service providers, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। State will only see that the municipality is doing its job. If the municipality does not, then state has every power to supersede the municipality. But municipal function और state function जोड़ना नहीं चाहिए। Municipal function is separate. आप मेजर टाउन में देखिए, लंदन देख लीजिए। आपको लगता नहीं, मैं अभी आऊंगा जो सहगल साहब के पास। सहगल साहब, क्या जरूरत है दिल्ली सरकार को राज्य का दर्जा देने की? अगर केंद्र सरकार इतनी संजीदा है और इतनी संवेदनशील है कि एम्बेसीज की रक्षा करनी है, एनडीएमसी की रक्षा करनी है, पुलिस की रक्षा करनी है, तो ऐसा क्या बवाल हुआ है? आप देश में एक हिस्सा, जैसे आपने संविधान में कहा, करना चाहिए। इसका जवाब मैं चाहूंगा कि क्या जरूरत है देश में इस तरह की सरकार और इस तरह का राज्य देने की, जब भारत सरकार और केंद्रीय सरकार, मेरी मुराद है, इतनी संवेदनशील है दिल्ली के जनमानस के प्रति, तो क्यों राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए? एक छोटे से ब्रेक के बाद। It's time for a renaissance. MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course.
PP Design Estate from the house of PP Jewelers. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भारत सरकार की संजीदगी में कोई शक नहीं है, दिल्ली को राज्य बनाने का मन बनाया है। लेकिन हमारा सवाल है बहस के इस बीच में कि सरकार जब इतनी चीज़ों के प्रति संवेदनशील है, देखनी है, एनडीएमसी देखनी है, पुलिस देखनी है, चीज़ों को इस पूरे देश का जो शोकेस है उसको सुंदरतम बनाना है, तो फिर ये राज्य का दर्जा क्यों? और राज्य का दर्जा है तो ये बताया जाए कि राज्य देने का मतलब क्या है। ये आधा अधूरा राज्य का जो सपना है ये दिल्ली वालों को क्यों बेचा जा रहा है? बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं उमेश सहगल जी हैं, मैत्रा जी हैं और सूरी साहब हैं। उमेश जी, आप मुझे बताएं कि दिल्ली वालों को ये बात नहीं समझ में आती कि भारत सरकार को भाई संविधान में संशोधन करना क्या मुश्किल है। आप चौथी जगह आप ये कहिए नेशनल कैपिटल हम बना रहे हैं, हम इसका अधिकार किसी को, मुख्यमंत्री को नहीं देंगे, यहाँ गवर्नर रहेगा और यहाँ एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रहेगी, मेयर की जगह उस आदमी का नाम मुख्यमंत्री हो जाएगा और मुख्यमंत्री एक म्युनिसिपल कमिश्नर का काम करेगा। व्हाट इज बैड इन इट? ये बताइए, इस आइडिया में बुराई क्या है? एक तो मुख्यमंत्री म्युनिसिपल कमिश्नर का काम नहीं कर सकता। वो इलेक्टेड नॉमिनी है, वो पॉलिटिकल बीइंग है, उसका पॉलिटिकल ये एक खास चीज़ है उसमें जी। बट इस सवाल का जवाब अभी जो मैत्रा साहब ने रेज किया कि प्लान बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, डिफरेंट बॉडीज बना सकते हैं, उसमें पॉलिटिकल इनपुट्स भी ली जा सकती हैं, बट प्राइमरीली पॉलिटिकल इनपुट्स नहीं हैं। बट मैं ये कहता हूँ प्लान जो बनाया जाता है क्या कागज़ के लिए? प्लान बनाया जाता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और जब भी किसी प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए, जिस तरह आपकी सड़कें हैं, दिल्ली की आप सड़कें ले लीजिए, आज बहुत ज़्यादा कंजेस्शन है, अब सड़कों को चौड़ा करना है। इसमें सिर्फ प्लानर नहीं है, प्लानर तो आपको कह देगा कि मुझे 22 लेन चाहिए रिंग रोड के ऊपर, या 12 लेन चाहिए, या 15 लेन चाहिए, या ऊपर एक पैरेलल हाईवे बना दीजिए, या एक ट्रेन सर्विस बना दीजिए, या मेट्रो को सारी दिल्ली में एक्सटेंड कर दीजिए। ये तो मैं प्लान में लिख सकता हूँ, इसमें कोई मेरे लिए समस्या नहीं है, कोई भी लिख सकता है। उसका पैसा कहाँ से आए? एनसीआर कहते हैं फेल हो गया, पैसा ही नहीं है। हमने वर्कआउट किया था 65,000 करोड़ रुपये चाहिए एनसीआर के लिमिटेड सक्सेस के लिए, बहुत लिमिटेड सक्सेस के लिए। कहाँ से आया? किसने दिया? नहीं। अब पैसा कैसे आता है? पैसा बेसिकली स्टेट्स का टास्क है पैसे रेज करना, ये इधर थ्रू टैक्सेशन। अब इनोवेटिव मेजर्स का आपको एग्जांपल दूं कि जिस तरह अगर आप ये चाहते हैं कि गुड़गांव और दिल्ली में एक फास्ट ट्रेन सर्विस हो और उसको हम मेट्रो के साथ इंटीग्रेट कर दें, उसका सारा कॉस्ट 9-10 हज़ार करोड़ रुपया वर्कआउट किया गया कि सारे एनसीआर के टाउन्स जो हैं उनको मेट्रो के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए। अब मेट्रो जैसा साउथ दिल्ली में नहीं जा रही, वेस्ट दिल्ली में नहीं जा रही, ईस्ट दिल्ली में नहीं जा रही, उसमें एक्सटेंड करना, टोटल कॉस्ट आप समझिए कि अनदर 7-8,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपये चाहिए, जो कि बहुत बड़ा रकम लगती है। बट एक रेलवेज ले लीजिए, रेलवेज के पास, रेलवे म्यूजियम के पास 60 एकड़ ज़मीन पड़ी है, जिसका लैंड यूज़ इन्होंने पता नहीं क्या रखा हुआ है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल उसका लैंड यूज़ इंस्टीट्यूशनल है या कुछ। उसका लैंड यूज़ अगर हम चेंज करके कमर्शियल कर लेते हैं, देखने वाली बात है, मतलब पॉइंट हैज़ टू बी एग्जामिन्ड, तो वहीं से 6-7 हज़ार करोड़ रुपया रेज हो सकता है, जो कि रेलवे के एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए यूज़ हो सकता है। रेलवे दिल्ली का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है, 5-6 हज़ार एकड़ ज़मीन है इनके पास है। इसी तरह ये बिजली कंपनियां हैं, इनके पास 5,000 एकड़ ज़मीन है, देशों के पास थी, अब ये प्राइवेट कंपनियों के पास चली गई। उसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते वो रिसोर्सेज रेज करने के लिए? क्यों नहीं कर सकते? ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिप्टी सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट लेगा, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट के पास 4,000 टाउन्स एंड सिटीज़ हैं। उसको एक नॉर्म बनाना है जो कि बॉम्बे में भी लगेगा, कलकत्ता में भी लगेगा, दूसरे शहर में भी लगेगा, दिल्ली में भी लगेगा। जबकि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के पास एक दिल्ली है, वो दिल्ली की रिक्वायरमेंट्स देख के, दिल्ली की नीड्स को देख के, दिल्ली के जीनियस और रिक्वायरमेंट्स को देख के अपनी एक पॉलिसी बनाती है।
तो हमने कहा जी हम सारी कमर्शियल लैंड ऑक्शन करेंगे। उमेश जी, माफ करिए, देखिए फाइनल बता दूं, आप बिल्कुल तकनीकियों में चले गए, ये निटिग्रिटीज है एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन जब पॉलिटिकल आदमी सोचता है तो वो एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में सोचता है। निटिग्रिटीज तय करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसरान हैं, प्लानर्स हैं, सारे हैं। एक टोटलिटी में बात ये हो रही है कि मैं दिल्ली सरकार, दिल्ली के लोगों को एक फुल फ्लैज सरकार देने में क्यों हिचकिचा रहा हूं? मेरी हिचकिचाहट क्या, आप मुझे बताइए। नहीं, वो ब्यूरोक्रेटिक है। देखिए आपने ब्यूरोक्रेसी को बहुत अंडर प्ले कर दिया और आपने बहुत अंडर एस्टिमेट। जी, अगर दिल्ली में आज ये एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है तो इट इज नॉट एट द पॉलिटिकल लेवल। बाय एंड लार्ज देखिए इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी काउंसिल की प्रपोजल आई थी, उसमें ये था कि मेयर को इंटीग्रेट कर दिया जाए। जो चीज आप कह रहे हो कि क्यों नहीं एक म्युनिसिपल अपग्रेडेड म्युनिसिपल बॉडी बना दी जाती, क्यों नहीं आ पाया वो? ब्यूरोक्रेटिकली वो पॉलिटिशियन सब ने एक्सेप्ट कर ली थी। उसमें ये था कि 60 आपके एमएलएज हैं या काउंसलर्स होते थे, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल 100 उसके होते, 160 की एक बॉडी बन जाएगी, टॉप में मेयर एंड काउंसिल होगा और मेयर एंड काउंसिल अपना सलामी लेगा रेड फोर्ट में जाके, वो जो मेयर की फंक्शंस भी करेगा, और इन काउंसिल उसके पे थोड़ी बहुत स्टेट फंक्शंस भी आ जाएंगी। नेवर ट्राइड। उसके बाद 93 में आ गया ये। But Delhi तो दिल्ली has been a town, well, it is quite ironical. Delhi has been a town of experiments since inception. No, अभी से जी, सिंस इंसेप्शन तो कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ है? यहाँ पे चीफ कमिश्नर प्रॉमिस था, चल रहा था। हाँ चल रहा। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली यहाँ एक्सपेरिमेंट्स अभी शुरू हैं। और 93 में देखिए अच्छा खासा एक्ट था ये, नथिंग रॉन्ग विद दैट एक्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्ट। उसको अगर सरकारिया कमीशन के मुताबिक और जो बाद में उसकी रिपोर्ट्स आई थी बालाकृष्णा रिपोर्ट वगैरह के मुताबिक इंप्लीमेंट किया जाता, उसमें जो रूल्स ऑफ बिजनेस इन्होंने बनाए वो सारी पावर चीफ मिनिस्टर से खींच ली। तो एक उसको मैं ब्यूरोक्रेटिक स्टेप कहूँगा, क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस होम मिनिस्ट्री में बने, उसमें ये तो नहीं होम मिनिस्टर के दस्तखत तो उसके जरूर रहे होंगे, बट बाय एंड लार्ज चीफ सेक्रेटरी दिल्ली और होम सेक्रेटरी ने मिलकर अपना एक रूल्स बना दिया है, क्योंकि तब ये ऑपोजिशन गवर्नमेंट यहाँ पावर में आ गई थी और तब मैं भी यहीं था, और इन्होंने सारा बैकडोर से पावर ले ली। आज प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर भी उसी के अगेंस्ट क्राइंग हॉर्स हैं। तो इट इज द ब्यूरोक्रेट्स हु आर नॉट विलिंग टू शेयर पावर, स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स इन द सेंटर। और क्योंकि इफेक्टिव पावर सारी उनके पास आ गई, पुलिस उनके पास आ गई। अब देखिए इफेक्टिव पावर एक चीज होती है, इफेक्टिव फंक्शनिंग दूसरी चीज होती है। अब सिर्फ मेरे पास पावर है थानेदारों को ट्रांसफर करने की, तो व्हाट अगर उनकी ट्रांसफर इज ऑन other than merit, chief minister is going to be accountable for 5 years later. Yes. Presumably it will be less at that level than at the upper levels. What is the harm अगर SHOs की ट्रांसफर जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस डज इन कंसल्टेशन विद द पॉलिटिकल अथॉरिटी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, अगर SHO तो राज्य का नियम ही ये है कि जिस मुख्यमंत्री के पास डंडा नहीं हो उस मुख्यमंत्री की हुकूमत कैसी है? जिसके पास थानेदार शहर कोतवाल नहीं हो उस मुख्यमंत्री की सुनता कौन है? मतलब वो तो बिना वर्दी का थानेदार हो गया ना। मुख्यमंत्री को जनरली तो मुख्यमंत्री से क्यों भय लगता है? किसी राज्य में पुलिस होती है, लोग उसका हुक्म मानते हैं, चीफ सेक्रेटरी डरता है, अफसर डरते हैं। आपको तो सारा मालूम राज्यों में क्या होता चलता है। और जब झंडे का पास डंडा नहीं हो तो मुख्यमंत्री क्या है? आप मुझे सूरी साहब कर रहा हूँ, सुमेश जी ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया कि दिल्ली की सारी कठिनाई क्या है, और एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट बताया कि जो केंद्र में बैठे हुए अफसरान हैं वो सत्ता शेयर नहीं करना चाहते, पावर ट्रांसफर नहीं करना चाहते दिल्ली को। ये है कि ये जो डिसीजन हो रहा है दिल्ली स्टेटहुड का, ये जो डिसीजन है ये पार्शली जो सेंटर में बैठे हुए अफसरान हैं उनका डिसीजन है टू विदहोल्ड दैट टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर विद देमसेल्फ। आप बताएं। मैं आई थिंक इसमें सहगल साहब का बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी वर्किंग में ये चीज़ आ रही है कि वो पावर इनको देना नहीं चाहते, और इसमें मेरे को तो कोई हर्ज लगता नहीं है, क्योंकि अभी मैं एक जगह पे सुन रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में कि वो कह रहे हैं जी कि नजफगढ़ ट्रेन में सेंटर का क्या मतलब, और सेंटर कहती है कि सारा कंट्रोल हमारा होगा। तो देयर इज़ ए काइंड ऑफ अजीब किस्म की कन्फ्यूजन है। ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर स्टेट दे रहे हैं तो उनको पूरी स्टेट दें। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इंडिपेंडेंट है, क्या प्रॉब्लम है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही तो है। नहीं, या तो ये कह दे, नहीं, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ जो उमेश जी ने भी तायद की जिस बात की कि आप मत दीजिए ना, आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, कहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है लेकिन गवर्न हम करेंगे, अधिकार हमारे पास होंगे,
आप जो काम करेंगे, जिसकी आप मेयर काउंसिल की बात कर रहे थे, उस तरह की, भाई इस तरह की सरकार आपने दी भी और नहीं भी दी, इट्स जस्ट वन काइंड ऑफ ए डिसीविंग टू द पीपल। क्योंकि आप चुनाव में भेज रहे हैं, खुराना जी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आडवाणी जी भी दे रहे हैं, इस तरह से लगता है मित्रा जी, जिस तरह की बात हो रही है, दिल्ली प्रॉस्पर करेगी और दिल्ली विल बिकम द टाउन इन द वर्ल्ड। दिल्ली टाउन बढ़िया बनेगा, उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल सेंटर का है और स्टेट का है, उसमें तो कुछ फर्क नहीं होगा। फर्क जैसे उमेश जी कह रहे थे, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट जो रेज करेगा उसी के मुताबिक डेवलपमेंट होगा। और जो समस्या दिल्ली की आज है कि ये टाउन आज का जो आबादी है इसको दुगुना हो जाएगा, तो सबसे बड़ी समस्या और 20 साल में। हाँ। तो ये जो है ये काफी सोच समझ के इसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये सोचना का नहीं होता सकता है, ना कोई राज्य का हो सकता है, ये तो नेशनल प्रॉब्लम है अभी। क्योंकि दिल्ली शोकेस तो है, लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जो अभी भी 140 लाख लोग, उसमें से 60 लाख लोग झुग्गी में रहते हैं, तो ये भी एक समस्या है। पानी नहीं है, आपका रास्ता में अभी जैम होना शुरू हो गया है और कह रहे हैं कि 5 साल के बाद आप पैदल ज़्यादा स्पीड में चल सकते हैं गाड़ी से। है ये तो ना स्टेट ना सेंटर का है, ये समस्या है पॉलिसी का, डेवलपमेंट का। ये पॉलिसी है, सूर्य जी पहले ही कहा था कि ये एक नेशनल प्रॉब्लम है और ये सॉल्व करने के लिए नेशनल स्ट्रेटेजी होना चाहिए था, वो बना नहीं अभी तक। तो दिल्ली का अभी जो देखना पड़ेगा कि दिल्ली का जो रिसोर्सेज है, जो हम कहते हैं एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है, जो इकोलॉजिकल रिसोर्सेज है, ये प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रोटेक्शन नहीं होगा जैसे जमुना नहीं प्रोटेक्टेड होगा, जैसे रिज नहीं प्रोटेक्टेड होगा, दिल्ली का जो अभी गुड एग्रीकल्चरल लैंड है वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा। तो आप ऐसा कोई डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे तो दिल्ली का और भी कबाड़ा हो जाएगा। तो ये जो है दिल्ली का जो अभी आगे वाला जो प्लानिंग है, उसमें दो चीज़ काफ़ी माहिर हो गया है। सन 60 में जो प्लान किया था उस टाइम पे दिल्ली में इतना पॉपुलेशन नहीं था, करीब 30 लाख लोग थे। अभी उसका जाएगा आपका इतना लोग आ गया और उनका भी प्रोविजन नहीं हुआ। तो एग्जिस्टिंग इलाका का जो डेवलपमेंट अभी भी ज़रूरी है, जो विकास ज़रूरी है, वो तो एक अलग प्लान है। और आगे वाला जो पीढ़ी है उनका लिए जो जगह है वो दूसरा है। ये दोनों को तालमेल करना काफ़ी कठिन है। तो ये काफ़ी कठिन है। हम लोग जो प्रोफेशनल प्लानर्स है वो भी सोचते हैं कैसे किया जाएगा, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट का ज़रूरी है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो अभी सरकार भी कह रहे हैं कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो कि पूरा सरकार नहीं खर्च कर पाएगा। तो ऑल दिस इज not connected either with statehood or with center control. This is something which is totally outside both of these. Manav, you have raised a very pertinent point, but it is a total lack of vision, it means. You want to say this? Well, not vision, but what I am saying that there is a total confusion at this stage. Because that is another way of putting the because words. what is वो अभी जो हो रहा है, फिलहाल जो हो रहा है कि इसका तो कोई एग्जाम्पल नहीं है कि इतना स्पीड में इतना पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, उसको लिए क्या किया जाएगा, इनका एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, पानी कहाँ से आएगा, बिजली कहाँ से आएगा, निकास कैसे होगा। ये कोई आसान चीज़ नहीं है। नहीं, तो मैं उमेश जी से पूछता हूँ। उमेश जी, ये स्टेटहुड का जो लॉलीपॉप है, सेंटर हमको जितनी समस्याएं मित्रा जी ने बताई हैं कि कंफ्यूजन है, आर दे सीरियस अबाउट इट? काफी हद तक। और डू वी रिक्वायर to remove this confusion, and are the politicians sincere about these all issues which he has raised? काफी हद तक ये कंफ्यूजन दूर होगा, काफी हद तक। ओके, ये ठीक है कि डंडा नहीं होगा, सरकार के पास पुलिस का डंडा नहीं होगा, मगर उसको भी मेरा ख्याल बैकडोर से दिया जा सकता है। हाँ। ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज है, ये बेसिकली लोअर लेवल में हर जगह होता है, हर जगह डिफरेंट अथॉरिटीज होते हैं। ऊपर कम से कम एक प्रताप सिंह कैरों जैसा आदमी, जिसने पंजाब में जिसने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को इतना फिलअप दिया, या आपको कई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आके लीडरशिप प्रोवाइड की। ग्रीन रिवोल्यूशन सुब्रमण्यम ने दिया। मैं स्टेटों की बात कर रहा हूँ, स्टेटों में जहाँ चीफ मिनिस्टर्स थे, इंटीग्रेटेड है, अभी भी देख लीजिए आप 4-5 चीफ मिनिस्टर्स इस टाइप के हैं जो कि अपनी पावर्स को यूज कर रहे हैं स्टेट्स को
आगे बढ़ाने में। दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली चाहे जितनी भी गुडविल चीफ मिनिस्टर एंजॉय करते हो, जितना भी काम करना चाहते हो, सिस्टम उनको अलाउ, एंड ये बहुत सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हम ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी मोस्ट अनफॉर्चुनेट है कि इतनी स्कीमें आप सोचते हैं, इतनी आपने डिस्कशन की, आपने वर्ल्ड बैंक का लोन अरेंज किया, बाद में आपने देखा कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी देने की पावर नहीं है, इसलिए वो लोन नहीं मिल रहा। अब गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने देनी है, एक डिप्टी सेक्रेटरी आपको चिट्ठी लिखता है कि आप नहीं देते। ये बिजली की प्राइवेटाइजेशन कितनी देर तक इसी मामले पर अटकी रही, जब दूसरे प्लान चल रहे थे कि इसकी गारंटी कौन देगा। कितने सारे और लोन्स हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, इसमें हमारे पास और बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो कि हमारे तहत नहीं आती, जो कि बाकी स्टेटों में आती हैं। तो मल्टीप्लिसिटी डेफिनेटली कम होगी, एंड वी आर अ पॉलिटिकल कंट्री, वी लेट अस रिमेंबर दैट 1947 में अगर हमने अंग्रेज़ों को निकाला है तो अंग्रेज़ों की ब्यूरोक्रेसी को साथ में निकाला है, उसके साथ जब हम उसको रिप्लेस किया हमने इलेक्टेड गवर्नमेंट से किया। अब वो पॉलिटिकल सिस्टम है, सो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पीपल ऊपर आ जाते हैं। वो अच्छे हैं खराब हैं, ये हमने 1947 में डिसाइड कर लिया था कि नहीं, हम इन्हीं को रखेंगे। ब्यूरोक्रेसी जो है ये एक्सपेंडेबल कमोडिटी है, ये नेसेसरी नहीं है सिस्टम को चलाने के लिए। पॉलिटिशियंस आर नेसेसरी। अच्छे हैं, हमारी किस्मत अच्छी है, खराब हैं, बैड लक। बट उनको पावर्स ना देना, उनके पावर दे, उनको पोजीशन दे के उनके पैर काट देना या उनके हाथ काट देना या उनके सिर के ऊपर एक क्राउन ऑफ थॉर्न्स रख देना, ये। धन्यवाद सहगल जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही और लगभग सारी बात आपने कह दी है। सूरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैत्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। दिल्ली का क्या भाग्य होगा और क्या भविष्य होगा चुनाव के इस वर्ष में, लगभग तस्वीर हो जाएगी कि दिल्ली का शोकेश कैसा होगा। ये योजनाकार जो हमारे लिए योजना बना रहे हैं वो क्या योजना बनाएंगे। दिल्ली के जो मैनिफेस्टो चुनाव घोषणा पत्र आएंगे अलग अलग पार्टियों के, वो बहुत रोचक होंगे और उससे थोड़ी सी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि वास्तव में दिल्ली का चेहरा क्या होने जा रहा है और दिल्ली राज्य का बिल होगा, कितना पेश होगा और कितनी बहुआयामी और बहुअधिकारी उनकी जो कमी है वो कितनी होगी। हम लोग फिर इस मुद्दे पर बहस कर सकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे नए घटना चक्र में नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज।